देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम प्राइम डिबेट। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज अपने शासन का पहला महीना पूरा कर लिया। अपने 30 दिन के शासनकाल में उन्होंने सुशासन की ऐसी मिसाल पेश की कि आम जनता ही नहीं बल्कि विपक्ष भी वाह वाह कर रहा है। दरअसल पद संभालने के बाद नए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के सामने वही चुनौतियां थी जो किसी भी नए नवेले और अचर्चित मुख्यमंत्री के सामने होती है। उन्हें तय करना था कि वो पुरानी सरकार की छाया और प्रशासनिक शैली से बाहर निकलकर नई पिच पर कैसी बैटिंग करते हैं। जनता देख रही है कि उनकी अपनी सोच, संघ से तालमेल, भाजपा के एजेंडे को क्रियान्वित करने का संकल्प, नौकरशाही में धमक कायम करने का जज्बा और प्रशासनिक तंत्र को नई और सही दिशा में हाँकने की क्षमता कितनी है। इस दृष्टि से इतना तो कहा ही जा सकता है कि सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने इस वनडे मैच के शुरुआती ओवर दमदारी से सधे हाथों से खेले हैं और इस बात की पुष्ट प्रमाण भी है। उन्होंने अपने अल्पकाल में यह दिखा दिया है कि वे जनता के लिए नरम दिल है लेकिन औरों के लिए सख्त प्रशासक बने हुए हैं। इस विषय पर विस्तृत चर्चा के लिए हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। सत्येंद्र जैन जी हमारे साथ जुड़े हैं, भाजपा से दीप्ति पांडे जी हमारे साथ जुड़ी है, कांग्रेस से आर.के. शुक्ला जी हमारे साथ जुड़े हैं, राजनीतिक विश्लेषक। आप तीनों मेहमानों का देश न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सत्येंद्र जैन चौधरी जी के पास जाऊंगी। सत्येंद्र जी, जिस तरह से एक महीना पूरा हो चुका है सीएम मोहन यादव के कार्यकाल का, उनके ऊपर प्रेशर भी था अपनी नई छवि बनाने का और उन्होंने बाकायदा इस छवि को बनाया है। एक महीने में उन्होंने कई ऐसे फैसले लिए हैं जो जनता के बीच ही नहीं विपक्ष भी उनकी वाहवाही कर रहा है। क्या कुछ कहेंगे इस पर? बिल्कुल धर्मिष्ठा जी, भारतीय जनता पार्टी की डॉक्टर मोहन यादव की सरकार जन कल्याण के लिए कृत संकल्पित है और जिस दिन से उन्होंने कार्यभार ग्रहण किया उसी दिन से आपने देखा होगा कि अनेक निर्णय लिए, कैबिनेट में निर्णय लिए, जिसमें जिस प्रकार से तेंदुपत्ता जो हमारे संकल्प पत्र का बिंदु है, बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है जी। उसमें तेंदुपत्ते को हमने 3,000 से 4,000 रुपए प्रति बोरा करने का कैबिनेट ने भी उसको पालन करने वाला आदेश भी जारी हो चुका है। तो अब मध्य प्रदेश के जितने भी जो तेंदुपत्ता संग्राहक बंधु हैं हमारे वन आच्छादित क्षेत्र में रहते हैं, जहाँ जहाँ भी, चाहे वो किसी भी पंथ संप्रदाय के होते हैं, जाति से होते हैं, उन सबको जो है 4,000 रुपये प्रति मानक बोरा मिलेगा। इसी प्रकार से जो हमारे तीर्थ क्षेत्र हैं जनजाति वर्ग के, उनके 100 करोड़ रुपए से ज़्यादा का उनके जो पूजा स्थल डेवलप करने का कार्य होना है वो भी करना प्रारंभ कर दिया गया है। साथ ही साथ कैबिनेट का गठन हुआ और कैबिनेट के गठन के बाद में जो पहले ही जो अधिकारी हैं उन सबको बुला करके हमारा जो संकल्प पत्र रहा है, ये संकल्प पत्र भी भारतीय जनता पार्टी का, ये संकल्प पत्र सारे अधिकारियों को बोला गया कि संकल्प पत्र आप लीजिए, इसको अध्ययन करिए और इसमें जो जो लिखा हुआ है सबको इम्प्लीमेंट करना है, आप इस पर काम शुरू करिए। हर विभाग को इसकी जिम्मेदारी दी गई और आपने देखा उद्योग विभाग की तरफ भी वो कृत संकल्पित हुए हैं। जिस प्रकार से उद्योग विभाग में गए और बोला कि उद्योग के लिए आप देख रहे हैं निवेश कैसे बढ़ाएं। अभी जो निवेश जो हम 3.5 लाख करोड़ रुपए कर चुके हैं, दिग्विजय सिंह जी की सरकार में तो 350 करोड़ रुपए ही निवेश आया था, औद्योगिक निवेश। आज मध्य प्रदेश का औद्योगिक निवेश 3.5 लाख करोड़ से ज्यादा है और मध्य प्रदेश की औद्योगिक विकास दर 24% के ऊपर है, जो कभी ऋणात्मक हुआ करती थी दिग्विजय सिंह जी के समय। तो ये हमने औद्योगिक निवेश किया और अभी हमारा लक्ष्य है कि 20 लाख करोड़ से ज्यादा का औद्योगिक निवेश कैसे करें, या हमारी जो जीडीपी है जो हम कह रहे हैं कि अभी लगभग 15 लाख करोड़ की हो गई है, इसको हम कैसे 45 लाख करोड़ पे ले जाएं। आने वाले 2-3 साल में हमें इसको 45 लाख करोड़ लेके जाना है, तो इस पर भी कार्य चल रहा है। जिस प्रकार से कांग्रेस ने भ्रम भी फैलाया धर्मिष्ठा जी कि जो लाडली बहना योजना है वो बंद कर देगी अब, क्योंकि शिवराज जी नहीं रहे और अब कोई पैसा नहीं मिलेगा बहनों को। और आपने देखा होगा कि उमंग सिंगार जी नेता विपक्ष हैं, उन्होंने भी एक पत्र वायरल किया कि उसमें लिखा कि कुपात्र महिला बाल विकास का, जबकि वो आधिकारिक भाषा होती है। तो पूरी की पूरी कांग्रेस ही कुपात्र उमंग सिंगार जी को कुपात्र घोषित करा, तो डॉक्टर मोहन यादव जी ने किया। और मुझे लगता है वो निसंदेह वहाँ विक्रमादित्य के रूप में जो हमारे शासक हुए हैं, महान शासक हुए हैं, जिन्होंने हमारे सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का अभ्युदय भी किया, जिनके नाम से विक्रमादित्य कैलेंडर, तो वो काम भी उन्होंने किया। बिल्कुल बिल्कुल जी जी बिल्कुल। पुनः आऊंगी आपके पास में दीप्ति पांडे जी, इस वक्त मैं आपके पास आऊंगे। जिस तरह से हम नए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के कार्यकाल पर चर्चा कर रहे हैं, तो उन्होंने अपने शासन का पहला महीना पूरा कर लिया है, कहा जा रहा है सुशासन। आपको क्या लगता है, आपके विचार जानना चाहूंगी इस पर। दीप्ति जी, शायद दीप्ति जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। इस वक्त हमारे साथ जयेंद्र सिंह सोमवंशी, संयुक्त सचिव, आपसे भी जुड़ चुके हैं। जयेंद्र जी, आपसे जानना चाहूंगी कि सीएम मोहन यादव का कार्यकाल का पहला महीना पूरा हो चुका है,
सुशासन की बात की जा रही है, कई फैसले उन्होंने ऐसे लिए जिस पर विपक्ष भी उनकी तारीफ कर रहा था। आपके विचार इस विषय पर क्या है वो जानना चाहूंगी। देखिए, सबसे मेरे विचार तो यही रहेंगे कि अब रोजगार को लेकर अभी तक सीएम मोहन सिंह यादव जी ने अभी तक क्या बातचीत की है, क्या योजना बनाई है। अभी जैसे मेरे मित्र जो है बीजेपी के, वो कह रहे थे लाडली बहना योजना का जिक्र कर रहे थे, 3,000 रुपए का इंतजार कर रहे हैं कब हमारी जो लाडली बहना है उसको 3,000 रुपए कब मिलना होंगे, क्योंकि जो पूर्व मुख्यमंत्री चौहान जी वो कहते कहते आप 3,000 रुपए करेंगे, तो हमें इंतजार रहेगा कि वो 3,000 रुपए तक होंगे। और जो इस प्रदेश का बेरोजगार को रोजगार, और अब ये 2024 आ गया है। आऊंगी सत्येंद्र जी आपके पास भी आऊंगी। प्रधानमंत्री जी बोला था, ठीक है, प्रधानमंत्री जी थे, उन्होंने बोला था कि 2024 किसान क्या है नौकरी करेंगे। तो हम ये पूछना चाहते कि आप पिछली जवाब तो कई बार लेके आ गए बोल के शिवराज सिंह चौहान जी, लेकिन वो किसान की दुखी कब होने वाली है इस चीज का रहेगा अभी भी। ठीक है जयेंद्र जी, पुनः आऊंगी आपके पास और इन्हीं के सवाल के साथ अतिथि जी के पास जाऊंगी। उसके पहले आर.के. शुक्ला जी आपके पास आऊंगी। 1 महीने के कार्यकाल की हम यहाँ बात कर रहे हैं, वाहवाही भी कही गई है। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि बहुत सारे काम किए हैं। मोहन यादव ने स्पीकर उतारने की बात हो या फिर खुले में मांस की बिक्री वाली बात हो या स्कूलों की चेकिंग करने वाली, कई ऐसे काम उन्होंने किए जिसमें विपक्ष भी उनकी तारीफ कर रहा है। आप राजनीतिक विश्लेषक है, आपके विचार जानना चाहूंगी कि आपको क्या लगता है कि कितना बेहतर काम किया है और क्या बेहतर किया जा सकता था। क्योंकि किसी भी नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री के लिए 1 महीने का कार्यकाल काफी बड़ा समय नहीं कहलाता है जी। लेकिन हाँ, उन्होंने 1 महीने के कार्यकाल में कुछ कदम निश्चित रूप से उठाए हैं। जैसे कि ये है ना, प्रशासन पर एक जो है ना कठोर कार्रवाई करी सुजालपुर के केस में जी। दूसरा, उन्होंने एक बहुत अच्छा कार्य किया है कि जो खुले में हमारी मांस मंदिरा का विक्रय होता था उसको उन्होंने हटवाया है। लेकिन निश्चित रूप से ऐसा कोई नीतिगत फैसला नहीं हुआ है जिसके लिए मोहन यादव जी को जनता याद रखे कि भाई इन्होंने मुख्यमंत्री बनते हुए ही प्रदेश के लिए इतनी कुछ खास उपलब्धियां दी हैं। हाँ, दूसरी ओर नया प्रदेश का नए मुख्यमंत्री थे, नया वर्ष था और हमारी लाडली बहनाएं अपेक्षा कर रही थी कि हमारी जो राशि है 1250 से बढ़ा के 3,000 करना तो एकाएक संभव नहीं है, ये तो सिर्फ एक राजनीतिक स्टंटबाजी कहलाएगी। लेकिन हाँ, 1250 की जगह 1,500 की जा सकती थी और अगर ऐसा मोहन यादव जी करते तो निश्चित रूप से उनकी एक जो और जो है ना जन कल्याणकारी छवि बन के आम मतदाताओं के बीच में जाती। लेकिन फिर भी 1 महीने के कार्यकाल में उन्होंने 2-3 जो उनके फैसले थे उनको है ना दृढ़ता से लागू किया है, जिसमें एक तेंदुपत्ता वाला है और खुले में मांस मंदिरा का विक्रय उन्होंने बंद करवाया है। और तीसरा जो उन्होंने अभी सुजालपुर में कलेक्टर साहब को सस्पेंड किया, बिल्कुल उससे उनकी छवि थोड़ी सी एक सशक्त मुख्यमंत्री के रूप में जनता के सामने प्रस्तुत हुई है। बिल्कुल। अब देखना पड़ेगा कि आने वाले समय में वो क्या कोई नीतिगत फैसले ले पाते हैं या जो उनकी पुरानी पॉलिसियां हैं उन्हीं को अच्छे से क्रियान्वित कर सकते हैं। बिल्कुल 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 सही कहा आपने आर.के. शुक्ला जी। सत्येंद्र जैन जी आपके पास होंगे, एक तो आप कुछ कहना चाह रहे थे, साथ ही एक और सवाल है मेरा। जय सिंह तोमर जी ने जैसा कि कहा कि रोजगार पर अब तक कोई काम नहीं किया गया है। देखिए, रोजगार पे तो हमने काफी काम किया है। हाँ, अभी जो है ये भी अभी प्रतिलक्षित होने लगेगा, बहुत जल्दी रोजगार मेले लगेंगे और वो सब। लेकिन मैं बता दूं 125 लाख से ज़्यादा जो हमारे मध्य प्रदेश के नागरिक हैं जिनको हमने लगभग 75,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की राशि दी हुई है जिससे वो स्वरोजगार की ओर उन्मुख हों, अनेक योजनाओं। तो ये बहुत बड़ा काम है, 1-2 हज़ार करोड़ नहीं, 75,000 करोड़ रुपए लगभग 3.5 वर्ष में हमने दिए हैं। और आपको बताऊं 1.5 लाख से ज़्यादा सरकारी नौकरी हम शिवराज जी के समय दे चुके हैं पूरे 3 साल में। और अभी जो मोदी जी की सरकार है वो भी 10 लाख से ज़्यादा सरकारी नौकरी दे रही। हर महीने आपने देखा रोजगार मेले लगा करके सरकारी नौकरी दी जा रही है। तो ये सारे काम चल ही रहे हैं। और साथ ही साथ मैं बता दूं नीतिगत, देखिए हमने कितना बड़ा निर्णय ले लिया कि जैसे ही आप किसी भी व्यक्ति संपत्ति का क्रय विक्रय करता है तो जैसे ही आप विक्रय जो रजिस्ट्री होती है आपकी, वहाँ पंजीयन होता है, पंजीयन के साथ ही नामांतरण का कार्य भी पटवारी को करना होगा।
ये कार्य भी, ये आदेश जारी हो चुके हैं मध्य प्रदेश के अंदर। तो एक नीतिगत निर्णय है, जो एक संपदा संरक्षण का कार्य है, तो मध्य प्रदेश उसमें पहले से ही अग्रणी है। भारतीय जनता पार्टी की शिवराज जी की सरकार ने किया, अब क्योंकि डिजिटलाइज कर दिया, तो अब देखिए अब संपत्ति एक ही प्रॉपर्टी 4-6 बार बिक जाती थी, और एक बैंक को चूना लगाने के बाद 4 बैंकों को और रख देते थे कई लोग फ्रॉडस्टर लोग, वो सब बंद हो गया। साथ ही साथ अब मोहन जी ने उसमें एक और विशेषता ये कर दी, जैसे ही किराए जो उसका विक्रय होगा संपत्ति का, तो जो किराए जिसने किराए की हुई है तो किराएदार के नाम पर वो हस्तांतरित हो जाएगी और उसका राजस्व में भी नाम आ जाएगा। तो नामांतरण का एक बहुत अच्छा कार्य हुआ। आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ जेलें भी बन गए ज्यादा, तो जो जिले हैं और जो थानों की सीमा है उसके लिए भी कमेटी बना दी गई कि थाने से जो जिस जगह का है वहां से युक्तियुक्तकरण हो, क्योंकि ज्यादा दूर ना हो, जिला भी दूर ना हो, क्योंकि बहुत सारी देखिए जनता जो है कहीं से जो 150 किलोमीटर दूर से आ रही है अपने जिले स्तर पे, तो ऐसा प्रयास भी किया जा रहा है कि 100 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी पे जिला केंद्र ना हो। तो इस प्रकार से युक्तियुक्तकरण करने का कार्य भी किया के लिए कमेटी बन गई है। थानों का भी युक्तियुक्तकरण किया जा रहा है, जिससे कि अपराध पे नियंत्रण पे बल मिलेगा। तो ऐसे अनेक कार्य हम कर रहे हैं। और जो आपने कहा शाहजहांपुर कलेक्टर पे जो है उस पर कार्रवाई की, और जो देखिए छोटे मोटे अधिकारी नहीं, अगर बस अग्निकांड हुआ गुना के अंदर, तो उसमें आपने देखा कि हमने कहा कि भाई ये कैसे चल रही थी, बगैर परमिट की, बगैर किसी के, बगैर उसके पेपर के। तो इसमें जो मुख्य जो परिवहन आयुक्त होते हैं उनको ही वहां से हटा दिया, कलेक्टर और एसपी को भी स्थानांतरित किया गया। तो इससे ये सिद्ध होता है। एक सवाल और है मेरा यहाँ पर, जैसा कि आपने कहा कि कार्रवाई की गई, उन्हें हटाया गया, आपको क्या लगता है अगर ये कार्रवाई बहुत पहले जिम्मेदार अधिकारी अगर कर लेते तो शायद ये हादसा नहीं होता? देखिए वही लैकुनास बहुत सारी जगह पे होते हैं। 2 तरह की एक्शंस होती हैं, प्रिवेंटिव एक्शन और करेक्टिव एक्शंस। तो ये हमारा जो सिस्टम है वो 4 विभागों में बटा हुआ है, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। तो ये कार्यपालिका के अंदर जो आती है ब्यूरोक्रेसी और खबर पालिका, तो ये कार्यपालिका के अंदर बहुत बड़ा विस्तार है। प्रथम श्रेणी अधिकारी होते हैं, IAS होते हैं, फिर उसके बाद राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी होते हैं, फिर उसके बाद में क्लास 1 क्लास 2 ऐसे चलते हैं, दूसरे पोस्ट रहती हैं। तो ये बहुत सारी जगह पर अधिकारियों की लापरवाही के कारण ये प्रतिलक्षित हुआ। आप चाहते तो जो बाबू स्तर के 1-2 अधिकारियों का ट्रांसफर कर सकते थे कार्रवाई, लेकिन आपने देखा कि जो मध्य प्रदेश का परिवहन का सबसे बड़ा अधिकारी होता है उसके ऊपर भी कार्रवाई हुई। जिला अधिकारी, जिलाधीश को भी बदला गया और जिला पुलिस अधीक्षक को भी बदला गया। और साथ ही साथ जिस प्रकार से देखिए ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल का जो आ रहा था, वो एक तो गलत विषय था वो, लेकिन फिर भी वो हमारे मध्य प्रदेश के नागरिक हैं, हमारे भारतीय हैं। ये आवश्यक नहीं कि कोई व्यक्ति हमसे पूर्ण रूपेण सहमत हो, लेकिन अब जब कोई अधिकारी है उससे कोई व्यक्ति जा रहा है तो ये जरूरी नहीं उसने हमें वोट दिया हो या ना दिया, वोट ना भी दिया हो तो वो भी हमारा मध्य प्रदेश का नागरिक है, हमारा बंधु है। तो उसी दिशा में मुख्यमंत्री जी को ये बात बुरी लगी, धर्मिष्ठा जी, बात बुरी लगी कि सही बात है कि किसी भी अधिकारी को यह अधिकार नहीं है कि वो जनता का अपमान कर दे कि आपकी क्या औकात है और ये सारी चीजों हैसियत बताने, ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि मध्य प्रदेश की जनता जिसने हमें वोट नहीं भी दिए हैं, हम उनको भी भगवान मानते हैं, जिनने दिए हैं वो तो भगवान है ही, लेकिन उनने भी तो इसका मतलब ही नहीं। तो हमें सभी लोगों के साथ में लेके चलना है। उससे एक बहुत बड़ी बात गई, कांग्रेस ने मुद्दा उठाया लेकिन देखा कि मोहन जी ने ऐसा किया और जब आई तो सबने स्वागत किया, विपक्षियों ने भी स्वागत किया। तो इस प्रकार के अनेक कार्य मोहन जी कर रहे हैं। और मैं दूसरी बात ये कहूंगा कि मोहन जी जो है मध्य प्रदेश की जो करोड़ों 9 करोड़ लगभग 9.5-10 करोड़ जनता है, उस जनता के लिए तो वो है पुष्प से ज्यादा सुकोमल है, जो हमारे शुक्ला जी भी कह रहे थे। तो पुष्प से ज्यादा सुकोमल हैं और उनके लिए मुरली की तान सुनाते हैं वो, जिस प्रकार से हमारे भगवान कृष्ण की मुरली सुन करके सब लोग मंत्रमुग्ध हो जाते थे, इसी प्रकार मोहन जी उनका रूप है। और साथ ही साथ सुदर्शन चक्र चलाते हैं अपराधियों के ऊपर। आपने देखा कि सुजालपुर में एक घटना 5 सेकंड सुजालपुर में घटना हुई तो इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता नितिन दुबे जी जुड़ चुके हैं। नितिन जी, देश न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नितिन जी, आप ही के पास आऊंगी। सबसे पहले मैं सवाल वही है कि सीएम मोहन यादव का 1 महीने का शासनकाल कितना उचित रहा और क्या बेहतर कर सकते थे, यही सवाल है और यही केवल राय चाहिए आपसे इसमें। देखिए, आप भी बेहतर जानते हैं, आप संयम कर रहे हैं जी कि पिछले 30 दिनों में क्या हुआ। पिछले 30 दिनों में मोहन यादव को एडजस्टमेंट करने में ही लग गया। जिस मुख्यमंत्री को अपने मंत्रिमंडल के विस्तार का अधिकार नहीं हो, जिस मुख्यमंत्री को विभागों के बंटवारे का अधिकार नहीं हो, जिस मुख्यमंत्री को किसी निर्णय लेने का अधिकार नहीं हो जी, तो क्या करेंगे इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। वो जो है जब अपनी इच्छा से मंत्रियों को विभाग नहीं बांट सकते, वो अपनी इच्छा से मंत्रियों की नियुक्ति नहीं कर सकते,
वो आप देखिए कि शिवराज सिंह चौहान ने क्या कहा कि बाजे बजाइए, तेज आवाज में बैंड बजाइए, डीजे बजाइए, कुछ होगा तो मैं हूँ। ये शिवराज सिंह की चुनौती है। जी सत्येंद्र जी। अभी तो मोहन यादव आंतरिक चुनौतियों से निपटने में लगे हैं। किसी तरह की कोई योजना नहीं है। देखिए धर्मिष्ठा जी, एक बैठक उज्जैन में करनी थी, एक बैठक जबलपुर में करनी थी, है क्या जनता के पास? मतलब नितिन जी मतलब आप ये कह रहे हैं कि 1 महीने के कार्यकाल में मोहन यादव ने कोई काम नहीं किया? बिल्कुल कोई काम नहीं। आप देखिए कौन सी योजना है, आप खुद बता दीजिए। और भाजपा के जो प्रवक्ता बैठे हैं उनसे आप पूछिए जी, कोई योजना का नाम हमें बताए, ताकि हमारा भी मार्गदर्शन होता है। बिल्कुल आप ही के सवाल के साथ सत्येंद्र जैन जी। देखिए धर्मिष्ठा जी, मैं बता दूं, थोड़ा धैर्य रखेंगे नितिन जी तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि वो थोड़ा सा कांग्रेस के मित्रगण आतुर हो जाते हैं, व्याकुल होने लगते हैं, प्रलाप होने लगता है। मैं बताऊं, आप देखिए जिस प्रकार से, देखिए कांग्रेस के, मैं उमंग सिंघार जी से प्रारंभ करूंगा, नेता विपक्ष हैं, झूठ फैलाते रहे जी। और जीतू पटवारी जी कहते थे कि महिलाएं जो है ना 200-500 रुपए लेके अधोवस्त्र में रख लेती हैं। हमने अभी 2000 करोड़ रुपए की राशि दी है उन्हीं बहनों को, और उस दिन पेंशनर्स को दी है, तो वो हमने डीबीटी के माध्यम से दी है, उनके बैंक अकाउंट में दी है, कोई उनके अधोवस्त्र में रखने के लिए नहीं दी। देखिए अब मेरी बात शुरू हो गई, अब आप सुन तो जाइए, मैं नई सारी योजनाएं बताएंगे। नहीं योजना बताइए। अरे यार आप बकवास की बात मत करो, आपने बताओ शिवराज जी, आप माफी मांगिए पहले तो, आप माफी मांगिए। शिवराज जी ने ये कहा था कि आप बैंड बजाओ, अरे सब बजाओ, डीजे नहीं बोला आपने, कहा बोला आप कह रहे डीजे बजाओ, बिल्कुल नहीं बोला, ढोल बजाओ, ताशे बजाओ, बैंड बजाओ, ये बोला है। यू शुड अपोलोजाइज। देखिए आप तोड़ मरोड़ के शिवराज जी के बयान को पेश कर रहे हैं नितिन जी। नितिन जी आप झूठे हैं, आप लोगों को जनता ने अपनी राय दिखा दी, इसीलिए तमाचा मारती है। आप देखिए मेरे समय में आप बोल रहे, मैंने बड़े धैर्य से सुना था। आपको अगर लगता है तो अपने भ्रष्टाचार के स्मारक, नेशनल स्मारक, नेशनल हेराल्ड खोल लीजिए, आप कौन आवाज छोड़ लीजिए जो आपका जीता जागता भ्रष्टाचार का उदाहरण है। मैं आज सम्मानित देश न्यूज चैनल पे आया हुआ हूँ, कृपया करके मुझे बोलने दीजिए। आप लोगों ने आपातकाल लगा करके चैनल को बंद कर दिया, उस समय अखबार चलते थे, अखबारों पे ताले डाल दिए थे, और इसी प्रकार की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन करने वाले आप लोग मेरे कर रहे हो नितिन जी। नितिन जी गुलाम बना रहे हैं। थोड़ी देर के लिए तो बात समझ में आती है कि आप बोल रहे हो, मैंने आपको धैर्य से सुना, आप बिल्कुल आने लगे। मैं वही कह रहा हूँ धर्मिष्ठा जी, कांग्रेस का मानसिक संतुलन खो गया है। 5 बार से 25 साल से विधानसभा चुनाव हार रहे हैं, और अगले 10 साल भी कोई इनकी भविष्य नहीं है, तो इन लोगों का मानसिक संतुलन बिगड़ गया, बिलाप प्रलाप करने लगते हैं। मैं सीधा सीधा जवाब दे रहा हूँ, आप शिवराज जी के बयान को झूठा तोड़ मरोड़ रहे हैं। उन्होंने ये कहा था कि ढोल बजाओ, ताशे बजाओ, बैंड बजाओ, कहा था डीजे बजाओ। आप माफी मांगिए, सुनवाइए, सुनवाइए पहले, या फिर ये शिवराज जी के आप कौन होते हैं? प्रवक्ता होते हैं जो आप ऐसी बात कर रहे हैं? देखिए बहुत गलत बात कर रहे हैं नितिन जी, नितिन जी बिल्कुल गलत बात कर रहे हैं आप पहले सुनेंगे। मैं बताता हूँ, आप कह दीजिए, आपका पीसीआर सुना देगा, वो बयान सुना दीजिए नितिन जी के कान जरा कानों में थोड़ा सा जाएगा तो सही रहेगा। मैं कुछ और गलत शब्द नहीं बोलना चाहता, शायद कान में इनकी श्रवण शक्ति बहुत अच्छी है, मैं और कहूंगा ये आगे 100 साल तक इनकी श्रवण शक्ति अच्छी रहे, इनकी दृष्टि शक्ति अच्छी रहे, लेकिन इस प्रकार की झूठे प्रलाप करना बंद करें। ये पाखंडी कांग्रेसी शिवराज सिंह चौहान ने कहा है ढोल बजाइए, ताशे बजाइए, रिक्वेस्ट है आपके पीसीआर से आप सुना दें। शिवराज जी ने कहा था कि ढोल बजाओ, ताशे बजाओ, कहा है बजाओ। नितिन जी, माफी मांगिए आप। सत्येंद्र जी, हम एक एक करके बोलेंगे ताकि दर्शक हमारी बात बहुत अच्छे से सुन सकें। देखिए धर्मिष्ठा जी, आप ये ज्ञान और ये सारा जो है ये इनको सिखाइए नितिन जी को। मैं अपने समय में बोल रहा हूँ। नितिन जी पुनः आऊंगी आपके पास। सत्येंद्र जी अपनी बात जी, मैं अपने समय में बोल रहा हूँ, मैंने कोई अतिक्रमण नहीं किया, सत्येंद्र जी अपनी बात, मैंने कोई आपातकाल नहीं लगाया न्यूज मीडिया संस्थानों के ऊपर। ये यही कर रहे हैं उच्छृंखलता। मैं ये कह रहा हूं, देखिए मैं वही कह रहा हूं धर्मिष्ठा जी कि ये कांग्रेसी जो है इनका बिल्कुल मानसिक संतुलन खो गया है, हर चीज को तोड़ मड़ोड़ के पेश करते हैं। अब मैं वो बात कह दी, शिवराज जी ने ये बयान ही नहीं दिया जो ये कह रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, इनको माफी मांग लेना चाहिए। चलिए अब मैं आगे की बात करता हूं। जो हमने कार्य किया, ये कह रहे थे कि बंद कर देंगे योजना, हम 3000 रुपए भी देंगे, हमने कहा था ना, 1000 रुपए दिए, फिर 1250, 1500 भी करेंगे, 1750 भी करेंगे, 2000 भी करेंगे, 2250 करेंगे, 2500 करेंगे, 2750 करेंगे, 3000 तक हम लेके जाएंगे, क्योंकि हमने मातृ शक्ति को, हमने एक मंत्र पढ़ा, हमारी पार्टी ने ये बताया है, नास्ति मात्र समम छाया, नास्ति मात्र समम त्राण, नास्ति मात्र सम प्रिया, नास्ति मात्र समागति, या जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीसी, या यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्र नार्यस्तु न पूज्यन्ते तत्रेस्ता तत्र अस्ता सर्वत्र अफला।
तो हमने माता को देवी माना है, भगवान माना है, और निसंदेह मध्य प्रदेश की सारी माताओं को हम एक काम करेंगे। और सुन लीजिए, कोई अब मैं खोल के बोल सकता हूं, क्योंकि इन्होंने मुझे बोला, जीतू पटवारी ने बोला था कि बहनें पोल के में रख लेती हैं 200-500 रुपए। सुन लो आप, नितिन जी माफी मंगवाइए जीतू पटवारी जी से। और मैं कहता हूं हमारी पार्टी ने कोई ऐसा नहीं दिया, हमने उनके खाते में दिया है। आपने पूरी महिलाओं का अपमान किया। 15 महीने की कमलनाथ जी की सरकार चली, बैगा, भारिया, सहारिया बहनों को आज हमारे मुख्यमंत्री जी ने 180 करोड़, लगभग 180 करोड़ रुपए की राशि दी है। आप लोगों ने 15 महीने उनके बंद कर दी थी, और लगभग 2 लाख, आज जो 2 लाख बहनों के लगभग के खाते में दी है पोषण आहार योजना। अरे आप लोग माफी मांग लो, आप महिला हित हंता भी हो, आप लोग, आप सनातन हंता तो हो ही, आप महिला हित हंता हो। आपके उमंग सिंगार जी जो वायरल करते हैं लेटर, उनको वो कह रहे थे पात्रता नहीं है, वो इतने नेता विपक्ष होकर के अपात्र घोषित हो गए। अरे भैया हमने दिया 8 बार ऐसी किस्तें दे चुके, 8 बार हो चुका है, हर महीने दिया, और 8 बार में वही भाषा होती है मेरे मित्र। लेकिन कुंभकर्ण 6 महीने में जाता था, आप लोग 8वें महीने में जागे हो, और वो भी गलत दिशा में जागे हो मेरे मित्रों। आप अपने उमंग सिंगार जी को समझाओ, शासकीय नियमावली पढ़े, शासकीय भाषा क्या होती है। आपके पास जी नितिन दुबे जी, जी नितिन जी आप 1 मिनट के लिए मेरी बात काट जी। धर्मिष्ठा जी, आपने भी वो वीडियो देखे होंगे, मेरा दावा है जी, जिसमें शिवराज सिंह कह रहे थे कि जब हम पद पे थे तो हमारे पैर कमल थे, और जब हम पद पे उतर गए तो हमारे पंपलेट से पोस्टर निकल गए। एक बात। दूसरी बात, शिवराज सिंह चौहान ने सीहोर में कहा, जब ढोल ताशे और डीजे वालों ने उनको आवेदन दिया कि भाई साहब सरकार कह रही है कि डीजे बंद होंगे, तो शिवराज सिंह ने कहा कि खूब बजाइए, मैं साथ हूँ आपके। ठीक है सत्येंद्र जी, ठीक है सुनिए, ये हम यहाँ शिवराज जी की बात नहीं कर रहे, इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि हम यहाँ मोहन यादव की बात करें, उनके कार्यकाल की बात करें। मैं उन्हीं पर आपके विचार जानना चाहूंगी कि 1 महीने का जो उनका कार्यकाल था उससे आप कितना संतुष्ट है, क्या कुछ बेहतर किया जा सकता था, और इस पर आ जाइए। कोई योजना बताइए 1 महीने में। ठीक है सत्येंद्र जी, देखिए नितिन जी का कहना है कि कोई एक योजना बताइए 1 महीने में जो पूरी करी हो। नई सरकार, ये कितनी अच्छी योजना कर दी। मैं आपको मान लूंगा कि आप सही कह रहे हैं। अरे नितिन जी, हम तो सही कहते हैं, लेकिन कम से कम आप अपने थोड़ा ही तो सोचिए, कहाँ डीजे बोला था। चलो अब मैं शिवराज जी पे नहीं आता हूँ, योजना बताओ। नहीं बोला, देखिए नहीं बोला, आप पूरा बयान चला, नहीं बोला मेरे मित्र, आप फिर झूठ बोल रहे हैं। हम शिवराज जी पे नहीं जाएंगे, अरे मैं देखिए कितना अच्छा काम करने जा रहे हैं आप लोग। थोड़ा सा तो धैर्य रखिए। आप लोग देख ही नहीं रहे हैं कि हमने कहा थानों का युक्तियुक्तकरण हो, उसके लिए कमेटी बन चुकी है। हमने कहा जिलों का भी युक्तियुक्तकरण फिर आप अनर्गल प्रवाह, आप सुनते तो जाइए, आप देखिए नितिन जी, मैं आपकी योजना आपके हिसाब से नहीं चलूंगा। मैं आया हूं अपनी पार्टी का विचार रखने, और मैं आया हूं देश न्यूज की बात करने। आप बताओ आपके जीतू पटवारी जी ने क्या उचित कहा था कि महिलाएं पोल के में रख लेती 200-500 रुपए। अरे धिक्कार है यार, आपको तो तेल लेने भेज दिया, बोला पार्टी जाए तेल लेने, आप तो मेरा ध्यान रखो। अब आप उस पर बताओगे क्या? मैं सब बिल्कुल विषय पे हूं, और हमने डीबीटी किया है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर किया, जो डायरेक्ट बिचौलिया ट्रांसफर में ये पैसा नहीं भेजा। आपके राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे, हमारे भी थे प्रधानमंत्री, वो कहते थे हम मेट्रो पे भेजते हैं, 50 रुपए से कांग्रेसी नेतागण खा जाते हैं। तो आज वो घोटाला भी नहीं हो रहा, डायरेक्ट बिचौलिया ट्रांसफर। आपके पास हमारे साथ इस वक्त राजनीतिक विश्लेषक भी मौजूद है, आर.के. शुक्ला जी आपके पास आऊंगी। सीएम मोहन यादव की हम यहाँ बात करें, आपको क्या लगता है अल्पकाल में उन्होंने ये बताने की कोशिश करी है कि जनता के लिए वो नरम दिल है, लेकिन जो ऑफिसर है, जो अधिकारी है, जो लापरवाही कर रहे हैं या फिर जनता के साथ अभद्र व्यवहार कर रहे हैं, उनके लिए सीएम मोहन यादव सख्त हैं? देखिए, प्रशासनिक कसावट निश्चित रूप से उन्होंने टाइट करी है, इसमें कोई दो मत नहीं है। अब वो कब तक क्रियान्वित रहती है या कब तक उसका असर रहता है, जो आने वाले समय में देखने को मिलेगा। बिल्कुल। अब रहा सवाल कि कोई नीतिगत फैसले, तो मेरा अपना मानना है कि अभी 1 महीने में किसी भी नव नियुक्त मुख्यमंत्री को नीतिगत फैसला लेने में निश्चित रूप से बहुत काफी कम समय कहलाता है, और उन्होंने शायद कोई नीतिगत फैसला लिया भी नहीं है। जो उनके अपना वचन पत्र थे उनको उन्होंने क्रियान्वित करने का प्रयास किया है। इसमें 2-3 मुद्दे अभी हमारे जैन साहब ने बताए हैं। अभी जो हमारे आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता बोल रहे थे बेरोजगारी पे, मैं चाहूंगा कि ये दोनों ही पार्टियां का मुख्य जो एजेंडा होने चाहिए वो बेरोजगारी होने चाहिए, क्योंकि
ये निश्चित है, कोई भी सरकार किसी भी प्रदेश में समस्त बेरोजगारों को नौकरी नहीं दे सकती, ना ही इतनी नौकरियां हैं, ना ही इतनी सरकार अफोर्ड कर सकती है। बिल्कुल मेरा एक सुझाव है सरकार को भी और स्पेशली बीजेपी के प्रवक्ता को, शायद वो अपने मुख्यमंत्री तक पहुंचा सके जी, कि जो हमारे प्रदेश में सहकारी समितियां बहुत निचले स्तर तक काम कर रही हैं जी, तो आप बेरोजगारों को लोन बांट के ये मत बोलें कि भाई हमने रोजगार दे दिया, आप उनको उनके प्रोडक्ट का विज्ञापन सरकार के माध्यम से करवाइएगा, क्योंकि छोटे छोटे जो हमारे एंटरप्रेन्योरशिप हैं वो विज्ञापन नहीं कर सकते और बड़ी कंपनियों के सामने वो टिक नहीं पाएंगे। सरकार को चाहिए कि छोटे छोटे प्रोडक्ट जो बन रहे हैं वो सरकार उनको खरीद के उसका विज्ञापन खुद करवाए और उसका जो पैसा है वो उन नए एंटरप्रेन्योरशिप को मिले, ताकि बेरोजगारी की दर घट सके, ना कि सिर्फ अपने अपनी पार्टी का वो उनकी कमियां गिनाते हैं, वो अपनी खूबियां गिनाते हैं। इससे प्रदेश का भला नहीं होने वाला। बिल्कुल सही कहा नितिन जी। मैं अब आपको 30 दिन में मुख्यमंत्री की योजना बता रहा हूँ। अंडे के ठेले वालों को चमकाना, गरीब बैंक नीचे वालों को चमकाना, मध्य प्रदेश को भ्रमित करना, दादागिरी करना, तलवारें घुमाना, ठीक है, ये बनाया है। अब ये जो बात कर रहे हैं प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति, तो मैं आपको बताता हूँ कि घटना हुई। मैं अभी जो है आपने हाल ही में गुना में जो है लड़की को जो है फर्जी गाड़ी में उठा लिया। अभी जो है प्रदेश के कई जिलों में इन्होंने जो है, आपको स्थिति पता है कि महिलाओं की अभी डॉक्टर मोहन सिंह की सरकार में, अगर पुरानी बात छोड़ भी दे तो बरामदे में डिलीवरी, हाथ ठेले में डिलीवरी हुई, ये इनकी योजनाएं हैं। ये इनकी योजनाएं हैं। कौन सा अधिकारी कहाँ सेट होगा और कितने पैसे हमारे पास भेजेगा, पूरा जो है सेटअप अभी तो मंत्रालय और पीएचक्यू का जमाना है। मतलब मुख्यमंत्री जब ये सोचने लगे कि ये मेरा टीआई थाने में रहेगा तो फिर राजनीतिक दिवालियापन, सीधे सीधे जनता के लिए काम करना आवश्यक था। और मैं तो ये कहता हूँ कि चलो कोई योजना नहीं बनाओ, जो आपकी योजनाएं चल रही है उसमें से भ्रष्टाचार उजागर कर दो, जो उसमें घोटाले हुए शिवराज सिंह के टाइम वो उजागर करो। वो बड़े बड़े लोगों को आपने, जिनके पास धन का, वैभव का, संपन्नता की, राजनीतिक पद थे, उनके परिवारों को पीएम आवास दिए हैं, उनकी महिलाओं के खाते में 13-13 रुपए डाले हैं, उसको खुलासा कर दो। आप कहे तो हम खुलासा कर दो। अब महिला के रोजगार की मैं बात बताता हूँ। तो पूर्व मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र में 2 कंपनियां हैं, ट्राइडेंट और वर्धमान। वहां लड़कियों को मार मार के नौकरी से निकाला जा रहा है। और अगर आपको इसका प्रूफ चाहिए तो बुधनी थाने में मुकदमा दर्ज है। सैकड़ों युवा जिनसे एग्रीमेंट हुआ था कि उनके क्षेत्र में कंपनियां डालेंगे, उन क्षेत्रों में, उन कंपनियों में बड़े अधिकारी बाहर से मंगाए गए हैं जी। और लेबर का वर्ग क्षेत्रीय व्यक्ति कर रहा है, जिनकी जमीनों को अधिकृत करके वहाँ इंडस्ट्री डाली गई। वो युवा तो वहाँ लेबर का काम कर रहे हैं और मैनेजर, जनरल मैनेजर, सीईओ कंपनियों के केरल से, आंध्रा से आ रहे हैं। ठीक है ना। तो इनकी दोगली नीति को आप क्या पूछेंगे? ठीक है नितिन जी पुनः आऊंगी आपके पास। मैंने आपको सारी योजनाएं बताई। नितिन जी पुनः आऊंगी आपके पास। सत्येंद्र जी देखिए, मैं बताऊं धर्मिष्ठा जी, जो मेरे मित्र कह रहे हैं बिल्कुल हमने तो बताया, और हमने ये जो जैसे रोजगार है उसको तो हम चुनौती के तौर पे लेते हैं, प्रदेश का विकास है उसके चुनौती के तौर पे लेते हैं। इसी कारण से हमने जो प्रदेश का जो आधारभूत बजट है, चुनावी वर्ष होने के बाद भी हमने उसको 57,000 करोड़ रुपए रखा। हम चाहते तो पिछले वर्ष वो 47-48 करोड़ था, 47,000 करोड़, तो उसमें 10,000 करोड़ की वृद्धि नहीं करते, उसको कुछ और फ्री दूसरी स्कीम में हम दे सकते थे, लोकल दूसरे विषय में लगा सकते थे जो जनता से सीधे जुड़े रहते। तब भी हमने आधारभूत संरचना का बजट इस चुनावी वर्ष होने के बाद भी हमारी सरकार ने बढ़ाया, 57,000 करोड़ रुपए के लगभग का बजट रखा, जो कि मात्र 2,000 करोड़ रुपए भी नहीं होता था जैसे इनकी सरकार के समय। अब चलिए, इन्होंने कहा कि महिला अपराध, मैं मानता हूं कि हमारी बात, मैंने बोला कि माताओं को हम मंत्र के माध्यम से जो मैंने आपको बताया वही मानते हैं, देवी का रूप मानते हैं। और हमने देखिए 12 वर्ष की जो अपराधी हैं उनके ऊपर हमने उनको मृत्युदंड का प्रावधान किया मध्य प्रदेश में, और देश के अंदर मोदी जी ने किया। 60 साल की सरकार थी, ये चाहते कर सकते थे। देखिए, अब सुन लीजिएगा, धैर्य से सुन लीजिएगा, मैंने बड़ा धैर्य से सुना, एक शब्द भी नहीं बोला। आप 60 साल में उनकी सरकार रही, ये सोते रहे, ये केंद्र में नहीं लगा पाए,
लगा देते हैं मृत्युदंड का कानून, नहीं लगा पाए, मोदी जी को लगाना पड़ा। हमने मध्य प्रदेश में, आप सुनिए, इनकी अब बकवास की बात बंद करें यार नितिन जी यार, आप सुनने तो भी नहीं हो, एक तो यही तो गंदी बात है आपकी, बहुत ही अभद्र बात करते हो, अभद्रता के आप बहुत बड़े पर्याय बन गए हो, ये अभद्रता कहलाती है, ये मीडिया अभद्रता कहलाती है। मेरे मित्र, मैं आपको बड़े ध्यान से सुन रहा था, आप लोग जरा सीखिए ये, नहीं तो आपको जनता ऐसा तमाचा मारेगी, फिर आप लोग अभी 63 पे 65 सीटें वो भी नहीं आएंगी। आप सुन लीजिए, 400 से ज्यादा सीट आने वाली भारतीय जनता पार्टी की। मैं आपको बताऊं धर्मिष्ठा जी, बकवास की बात बंद कराइए। धर्मिष्ठा जी, क्या आपने डिबेट कराती हैं ऐसा करवा के? अरे भाई, मैंने धैर्य से सुना ना आपको, आप सुनिए, अपनी जगह बोलिएगा। आप मुझे गाली बकिएगा, मैं स्वीकार करूंगा, आप जो भी दें, गाली दें, पत्थर मारें, जो करें मैं स्वीकारूंगा और प्रेम से स्वीकारूंगा, कभी ऐसा प्रतिकार नहीं करूंगा। मुझे बोलने तो दो भैया, ठीक है, मुझे बोलने तो दीजिए। आपातकाल क्यों लगा रहे हो मेरे मुंह पे? आपको पूरा अवसर दिया जाएगा बोलने का, मेरे मुंह पे आपातकाल मत लगाओ भैया। सत्येंद्र जी, मैं बात कह रहा था धर्मिष्ठा जी, हमने बहनों को माता मान करके, देवी मान करके मृत्युदंड, उनके ऊपर जो अपराध करता उनको मृत्युदंड की सजा का प्रावधान मध्य प्रदेश में किया और केंद्र में मोदी सरकार ने किया। साथ ही साथ जो भी ऐसे गलत नेता बयानी करते हैं उनके ऊपर कार्रवाई भी होती है। आप देखिए, लेकिन मैं कहूं, जो भी महिला अपराधी हैं, इनको बल देने वाले कांग्रेसी हैं। जिस प्रकार से इनका एक विधायक है जो कहता है, रेप का आनंद, पूर्व विधायक जो 4 बार का विधायक रहा है कर्नाटक, रेप का मजा लेना चाहिए महिलाओं को। अभी मैं बोल नहीं पा रहा था, लेकिन अब मैं खुल के बोल रहा हूं, और बोलने में कोई बुराई नहीं, क्योंकि इनके विधायक को इन लोगों ने बाहर करना चाहिए था, उसको नहीं करा, उसकी बंधन करते रहे। वो कहता है कि रेप महिला को ऐसा आनंद लेना चाहिए। कितना निंदक बयान है। इनके एक हमारे मध्य प्रदेश के नेता है सज्जन सिंह वर्मा जी, वो कहते हैं बहनों की उम्र 15, 18, 21 साल क्यों कर रहे हो विवाह की, 15 वर्ष कर दो, क्योंकि 15 वर्ष में मासिक धर्म आता है और प्रजनन योग हो जाती है बेटियां। तो इस प्रकार के ये बयान सज्जन सिंह वर्मा ने दिया। क्या कार्रवाई की? दिग्विजय सिंह जी महिलाओं को टंच बाल कहते हैं। 10 सेकंड और दीजिए धर्मिष्ठा जी, महिला अपराध की बात है, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट विषय है, कृपया बात आने दीजिए। 10, अब दिग्विजय सिंह जी कहते हैं टंच माल है, अब कमलनाथ जी कहते हैं आइटम है। क्या आइटम है? महिला आइटम दिखती है, सजावट की वस्तु दिखती है। और प्रियंका वाड्रा जी कहती हैं कि अगर बेटियां स्कूल में भी जाएं और अगर वो बिकनी भी पहन के चली जाएं तो कोई दिक्कत नहीं है। ये मीडिया डोमेन में ये बयान है। अब जब इस प्रकार के, और राहुल जी कहते हैं लड़कियां छेड़ने जाते हैं मंदिर में लोग, तो इस प्रकार से ये अपराधियों को बल देते हैं, और जो भी मंदिर में अगर कोई भी घटना घटती है तो उसके जिम्मेदार राहुल गांधी जी हैं, क्योंकि राहुल जी के कारण ही उन अपराधियों को बल मिलता है। प्रियंका वाड्रा जी कहती हैं बेटियां, जो हमारी स्कूल जाने वाली बेटियां हैं, उनके साथ अगर कुछ अपराध होता है तो प्रियंका वाड्रा भी इक्वली रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि वो प्रेरित करती हैं अपराधियों को, कैटालिटिक बन जाती हैं, कैटालिस्ट बन जाती हैं उनका। एक सवाल मेरा भी है यहाँ पर आपसे, जैसे कि आपने कहा कि कांग्रेस के कई नेताओं ने विवादित बयान दिए, ठीक है, वो मीडिया में भी ये दिए, लेकिन जैसा कि आपने कहा कि मध्य प्रदेश में दुष्कर्मियों को फांसी की सजा का जो प्रावधान किया है मध्य प्रदेश में किया गया, कितने लोगों को फांसी मिली है अब तक? देखिए, अब उसमें लगभग 4 दर्जन से ज्यादा लोगों को फांसी की सजा सुनाई जा चुकी है, उसके बहुत सारी जगह कार्रवाई चल रही है। अब आप कहो कि आप फैसला ऑन द स्पॉट नहीं होता, भारत लोकतांत्रिक देश है और इस संविधान को बना, उसी संविधान के अनुसार ही प्रक्रिया चल रही है। अब आपके देखिए, न्यायालय के अंदर जाने का इसमें बहुत बड़ा काम होना है। बिल्कुल, न्यायिक सुधार करने जाते हैं तो ये कांग्रेसी अपीजमेंट की बात करने लगते हैं। यही कांग्रेसियों को पेट में दर्द होने लगता है कि न्यायिक सुधार हो। तो मैं बात करूं, आज जो कानून आए हैं भारत के, आप दूसरा प्रश्न और अच्छा पूछ सकती है मेरे से, मैं जवाब देता हूं, मैं ही बताता हूं। आज तक ये लोग रहे सरकार में, इनने कभी नहीं सोचा, वो इस घिसे पिटे का, अंग्रेजों ने कानून बनाए जो हमारे यहाँ दंड संहिता, अब भारतीय न्याय संहिता हो गई, या साक्ष्य अधिनियम, भारतीय साक्ष्य अधिनियम हो गया, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता हमने बनाया, अभी जो सीआरपीसी को बदला। ये कानून के कारण, आप सुनिए, मैं जो अंग्रेजों ने बनाए थे, अंग्रेजों ने अपना कानून बदल दिया, बहुत सारी चीजें बदल दी, लेकिन आज भी भारत में वही घिसे पिटे। इसलिए हमारे यहाँ पे 100 लोग अगर अपराध करते हैं तो उनमें से 44 लोगों को ही सजा होती है, बाकी के आप सोचिए 56% लोग बाहर चले जाते हैं। तो अगर अभी कानून सुधरेंगे तो आप कह रही ना कि कितने लोगों को सजा, पूरों को होना चाहिए, तो कितने लोगों को फांसी हुई, आपने कहा, तो कांग्रेस को पेट में दर्द होने लगता है। भारत के विकास में अगर कोई बाधा है और सबसे बड़ी बाधा है तो वो कांग्रेस है। ठीक है नितिन जी, देखिए, ये जो महिलाओं के विषय में और बेटियों के विषय में अनर्गल बातें कर रहे हैं, कान पकड़ के न जाने कितनी दंड बैठक लगाना चाहिए, मुझे नहीं मालूम। अनर्गल बात नितिन जी, अभी तो मैंने बोला नहीं, राजस्थान का मंत्री था आपका, नाम सुन लीजिए, शांतिलाल धारीवाल। अब मैं शांतिलाल धारीवाल आपके पूर्व मंत्री रहे, वो कहते हैं राजस्थान मर्दों का प्रदेश है।
कॉलर ऊंचा करके विधानसभा में कहते हैं और बोले राजस्थान मर्दों के पड़ने से तो यहाँ बलात्कार होते रहेंगे। कोई आशा, अरे शर्म आनी चाहिए, दंड बैठक और उठक बैठक फिर भी शर्म आनी चाहिए। नितिन जी को बोलने कहीं नहीं। धर्मिष्ठा जी या तो आप माफी मंगवाइए इनसे, क्योंकि इनके नेताओं ने बयान दिए हैं और अगर मैं कुछ गलत कह रहा हूं तो आप मेरे ऊपर कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र हैं नितिन जी। थोड़ा सा भी सत्येंद्र जी उन्हें अपनी बात भी तो रखने दीजिए। नहीं, उन्होंने कहा ना कि उठक बैठक लगवाए, दंड बैठक लगवाए, ये बहुत ही आपत्तिजनक है। बिल्कुल आई ऑब्जेक्ट। मैं धर्मिष्ठा जी देश न्यूज चैनल पे आया हूँ, पहले तो आप माफी मंगवाइए या फिर मेरे ऊपर आप केस करवा दीजिए, मैं तैयार हूँ। या फिर ये देखो, इनका ही मंत्री था, मैंने जवाब दिया, ये गलत बात है नितिन भाई। आपके नेताओं को आप कार्रवाई नहीं करते। अरे भैया, जिनने बोला उनके ऊपर कार्रवाई करें, तो महिलाएं बहनें आपकी तरफ थोड़ा देखें, नहीं आप लोग ऐसे ही रसातल में चले जाओगे। आप कहाँ चाह रहे हो मेरे भाई? क्या बात कर रहे हो आप? जो है मैं कह रहा हूँ, मुझे आप लगते हो प्रबुद्ध लगते हो यार, आप तो मानसिक संतुलन आपका बिगड़ रहा है। चूंकि हमारे पास समय की सीमा है सत्येंद्र जी, नितिन जी बहुत कम शब्दों में, चूंकि हमारे पास समय की सीमा है। हाँ, मैं कह रहा हूँ, वही कह रहा हूँ धर्मिष्ठा जी कि इनको जो है देखिए व्यक्तिगत आरोप नहीं लगाना चाहिए। सत्येंद्र जी, बिल्कुल बिल्कुल मैं बोलती हूँ उनसे कि व्यक्तिगत आरोप न लगाएं। नितिन जी अपनी बात पूरी कीजिए। माफी मांगे ये पहले तो, क्योंकि इन्होंने मेरे व्यक्तिगत बोला कि मेरे को दंड बैठक लगा रहे हैं। अरे भैया आ जाओ, मैं लगा दूंगा, लेकिन मैं तैयार हूं दंड बैठक सब लगाने। आप क्या प्रियंका वाड्रा से दंड बैठक लगवाएंगे, उठक बैठक? क्या आप शांतिलाल धारीवाल से उठक बैठक लगवाएंगे? क्या आप रमेश कुमार जी जो आपके विधायक रहे उनसे उठक बैठक लगवाएंगे? क्या आप कमलनाथ जो आइटम कहते हैं उनसे उठक बैठक लगवाएंगे? क्या आप दिग्विजय सिंह जी जो टंचमाल कहते हैं उनसे उठक बैठक लगवाएंगे? क्या आप सज्जन सिंह वर्मा जी से जो कहते हैं कि 15 वर्ष में विवाह योग्य हो जाती हैं, बेटियां प्रजनन योग्य हो जाती हैं, उनसे उठक बैठक लगवाएंगे? अगर आप उनसे उठक बैठक लगवा दें, मैं स्वयं लगाने को तैयार हूं। मैं मातृ शक्ति के लिए कुछ भी कर सकता हूं, क्योंकि मेरी माताओं बहनों का जो अपमान करते हैं। और जीतू पटवारी जी से माफी मंगवा लीजिए, जिन्होंने कहा था कि 200-500 रुपए लेके महिलाएं पोल के में रख लेती हैं। अगर आप उनसे माफी मंगवा लीजिए, आप उनसे उठक बैठक लगवा लीजिए, मैं लगाने को तैयार हूँ। मैं लगाने तैयार हूँ। विनम्र निवेदन कर रही हूँ नितिन जी, बहुत कम शब्दों में अपनी बात पूरी कीजिए। बहुत कम शब्दों में। सर्वोत्तम मिश्रा पूर्व गृह मंत्री के दर्जनों ऑडियो, महिलाओं से बात करने के जो गंदे वीडियो, इनको चाहिए हो तो भिजवा दें। दूसरा, इनका कैलाश जो पीडब्ल्यूडी मंत्री बनाया है, वो कहते हैं कि कम कपड़ों में लड़कियां स्कूल जाकर जैसी लगती है। ये सम्मानजनक बयान है। दूसरी बात, अब मैं क्या कहूँ इनको, मुझे कहने में शर्म आती कि इनकी जो संधि पड़े रहते हैं ना धर्मशालाओं में। ठीक है ठीक है नितिन जी, हम मुद्दे से पूरी तरह से भटक गए, पूरी तरह से मुद्दे से भटक गए। नितिन जी हमारे पास चूंकि समय की सीमा है। आर के शुक्ला जी आपके पास आऊंगी यहाँ पे। सत्येंद्र जी हम मुद्दे से भटक गए। नितिन जी हमारे साथ और भी मेहमान हैं, विनम्र निवेदन है आप दोनों से। माफी मंगवाइए, ये महिला संस्था है और एक जो न्याय के भी अंत है। सत्येंद्र जी हमारे साथ और भी मेहमान हैं, कोई कांग्रेस की साइड पे नहीं हो। आर के शुक्ला जी आपके पास आऊंगी। आपको क्या लगता है कि नए मुख्यमंत्री के सामने और कौन सी चुनौतियां आने वाली है जिनका सामना उन्हें करना पड़ेगा? सबसे पहली चुनौती बोलो या उनका कर्तव्य बोलो, जो भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश स्तर पर या केंद्रीय स्तर पर जनता के सामने जो अपना वचन पत्र लाए हैं या जो उन्होंने अपनी गारंटी दी है, उनको वो कितने जल्दी से क्रियान्वित कर पाते हैं, ये सबसे बड़ी चुनौती मुख्यमंत्री जी के सामने है। बिल्कुल। और चूंकि अभी 2 महीना बाद चुनाव का भी चुनावी साल भी है लोकसभा का, तो ये और भी ज्यादा बीजेपी पे एक दबाव रहेगा, जनता का भी रहेगा, विपक्ष का भी रहेगा कि जो आपने वादे किए थे क्या वो पूरे कर पा रहे हैं या नहीं। अगर वो अपने वादों की डिलीवरी कर पाते हैं तो निश्चित रूप से उसका प्रत्यक्ष फायदा बीजेपी को मिलेगा। और अगर वो अपने वादों की डिलीवरी नहीं कर पाते हैं और अगर कांग्रेस इस मुद्दे को जनता के बीच में ले जाने में सफल हो जाती है, तो इसका नुकसान भी बीजेपी
शासित सरकारों को होगा। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आर के शुक्ला जी आपने कि मोहन यादव, सीएम मोहन यादव के सामने भी बहुत सारी चुनौतियां हैं। अपने संकल्प पत्र को पूरा करने की चुनौती है, साथ में उन्हें लोकसभा की 29 सीटें जीतने की भी चुनौती है। जैसा कि वो बोलकर बैठे हैं कि 29 कमल की माला का जो हार है वो मोदी के गले में वो पहनाने वाले हैं, तो उस पर भी उन्हें फोकस करना है। अभी फिलहाल बहुत चुनौतियां हैं, लेकिन हमारे पास चूंकि समय की सीमा है तो हम इस डिबेट को यहीं विराम देंगे। सत्येंद्र जैन जी, नितिन जुबे जी, आर के शुक्ला जी, आप तीनों मेहमानों को बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ विस्तृत चर्चा में शामिल होने के लिए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के सामने वही चुनौतियां थी जो किसी नए नवेले और अचर्चित मुख्यमंत्री के सामने होती है। उन्हें तय करना था कि वो पुरानी सरकार की छाया और प्रशासनिक शैली से बाहर निकलकर नई पिच पर कैसी बैटिंग करते हैं। जनता देख रही है कि उनकी अपनी सोच, संघ से तालमेल और भाजपा के एजेंडे को क्रियान्वित करने का संकल्प और नौकरशाही में उनकी धमक कायम करने का जो जज्बा है वो देखते ही बनता है। हमारा आज के खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। बने रहिए देश न्यूज के साथ।